रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। रिलेटिव प्रोनाउंस जो नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है बेटा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हमें उस टॉपिक को जो है डिस्कस करना है। आइए जरा ध्यान से। सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा, इसकी हेडिंग डालेगा रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव कंजंक्शंस। थोड़ी देर बाद में बताऊंगा क्यों इन्हें रिलेटिव कंजंक्शंस भी बोला जाता है। हेडिंग एक बार डाल। ठीक है बच्चा पार्टी, कहां रह गई सर? क्लास ओपनिंग, क्लास चालू। चलो, तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शंस को जरा ध्यान से समझिएगा। ना चाम नाम से निकल लेट हो गया, डायरेक्ट पढ़ रहे बेटा। इन दोनों का नाम क्यों है? इस एंड की जगह प्लस भी लगा सकते हैं, इस एंड की जगह प्लस भी लगा सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये वो प्रोनाउंस होंगे बेटा जो कंजंक्शन का काम भी करेंगे और प्रोनाउन का भी काम करेंगे। तो पहले इसका मैं कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इनकी डेफिनेशन आपको दे देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से मतलब क्या बेटा? इनकी कंप्लीट डेफिनेशन देना। पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट डेफिनेशन देना। ध्यान से सुनिएगा। एक आप इसका एग्जांपल लिखिएगा। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है इनका। आप चलो कॉन्सेप्ट लिखो, इंट्रोडक्शन के थ्रू इन चीजों को समझिएगा। जैसे ध्यान से सुनना बेटा, ये कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कुछ एक एग्जांपल से आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल ही लिखना बेटा। मैंने अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, हां, हु केम यस्टरडे, जो कल आया था। ये वो लड़का है जो कल आया था। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कितनी बातें हैं, तो आप बोलोगे जयदीप सर इसमें दो बातें हैं। दिस इज द बॉय एक बात है, और बेटा हु केम यस्टरडे ये दूसरी बात है। हु केम यस्टरडे ये दूसरी बात है। तो इसमें कितनी बातें हैं? दो बातें इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, दो बातें इसमें इन्वॉल्व है, दो बातें इसमें इन्वॉल्व है। वेरी गुड। मैंने बोला इस हु को पकड़ लो, ये बंदा क्या क्या काम कर रहा है इसको पता करो। एक तो आपने बोला देखो सर, यहां द बॉय जो है वो अपने आप में नाउन है। ये नाउन के लिए आ रहा है सर, अपने आप में ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन से पहले रिलेटिव लिख लेना, क्यों? रिलेटिव प्रोनाउन है। वेरी गुड। और ये क्या बेटा? वर्ब। तो ये इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट भी है। प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये बेटा इसका सब्जेक्ट भी है। दूसरी बात देखो, एक बात है दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे, दूसरी बात है ये दोनों बातों को जोड़ भी रहा है, तो प्लस ये अपने आप में कंजंक्शन भी है, इसलिए इसको रिलेटिव कंजंक्शन भी बोला जाता है। तो ये प्रोनाउन का काम नहीं करता बेटा, साथ साथ ये कंजंक्शन का काम भी करता है, क्योंकि यहां दो बातों को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन नहीं है, ये हु ही दोनों बातों को जोड़ रहा है। दो बातें होगी। दूसरी बात, तो हु तीन काम कर रहा है, सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है। सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, तीन काम करने लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो किसका रिलेटिव नाम क्यों पता है क्यों बेटा? दिस इज द बॉय, ये अलग बात और ये अलग बात नहीं है, इस लड़के को ये अगली बात से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेट करते हुए जोड़ना, रिलेटिव कंजंक्शन इसका नाम पड़ा। सो अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, या बेटा मैं आपसे पूछूं रिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, तो आप बोलोगे जयदीप सर ये वो प्रोनाउन होते हैं जो प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का काम करते हैं। पहली बात। दूसरी, आप ये बोलोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो अपने से पहले आए नाउन को अगली बात से, और बात को क्या बोलते हैं बेटा हम? क्लॉज। कंजंक्शन टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया, जो अपने से पहले आए नाउन को अगली क्लॉज से रिलेट कर देता है। जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन मानो, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली क्लॉज से रिलेट करता है। देख रहे हो? वेरी गुड। और जो ये सेपरेट क्लॉज बनती है इसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट क्लॉज अपने आप में किसने बनाई है मेरे बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन ने बनाई है। सो रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज बनाएगा उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। दूसरी बात बेटा, ये रिलेटिव क्लॉज इस नाउन को क्या कर रही है? एक्सप्लेन। ये रिलेटिव क्लॉज इस नाउन को क्या कर रही है बेटा? एक्सप्लेन। अगर ये इस नाउन को एक्सप्लेन कर रही है तो बेटा ये अपने आप में एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। इसका मतलब रिलेटिव क्लॉज हमेशा क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी, क्योंकि वो अपने नाउन को एक्सप्लेन कर रही होगी। तो रिलेटिव क्लॉज हमेशा अपने आप में किसका काम करेगी? एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेगी। तो बेटा दोबारा से समझते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली क्लॉज से रिलेट करते हैं और एक रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। वो अपने से पहले आए नाउन को आगे रिलेट करता है तो नाउन को एक्सप्लेन करता है, इसलिए रिलेटिव क्लॉज जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये तो मैं सिर्फ अभी डेफिनेशन बता रहा हूं, और जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, एक तो कॉन्सेप्ट हुआ, जरूरी नहीं है कि पहले दूसरा कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट मतलब इन्हीं बातों को जोड़कर मैं इसकी फुल डेफिनेशन बनाऊंगा, फिर लिखूंगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, जब मैंने ये बोला सपोज आई नो हिम, हां, हु केम हियर, मैं उसे जानता हूं जो यहां आया था। अब बताओ इसमें से रिलेटिव क्लॉज कौन सी है बेटा? आई नो हिम हु केम हियर। आप बोलोगे सर हु केम हियर रिलेटिव क्लॉज है बेटा। हु किसको रिलेट कर रहा है? हिम को रिलेट कर रहा है सर। तो ये वर्ब है, वेरी गुड। और ये हु क्या है? इसका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और साथ साथ कंजंक्शन भी है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया सर। वेरी गुड। तो ये इसमें क्या बन गई? रिलेटिव क्लॉज बन गई। तो दोनों में क्या फर्क आया? दोनों में फर्क यह है बेटा, जरूरी नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन नाउन को रिलेट करे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन को भी रिलेट कर सकता है। सो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले है ना बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को या प्रोनाउन को आगे रिलेट करता है और रिलेटिव क्लॉज तैयार करता है। ठीक है, सब्जेक्ट का काम है सब्जेक्ट का। अब आप बोलोगे जयदीप सर क्या रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट का ही काम करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे बेटा, वो भी करेंगे। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फिर इन कॉन्सेप्ट को जोड़कर ही मैं बेटा इसकी पूरी फुल ऑन डेफिनेशन आपको लिखूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में भी एग्जांपल। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं बेटा, आई नो हिम, ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं, हां, whom you met, जिससे तुम मिले थे। मैं उस लड़की को जानता हूं जिससे तुम मिले थे। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं उस लड़की को जानता हूं जिससे तुम मिले थे। तो अब जरा बात को सोचने की समझने की कोशिश करो बेटा। मैं उस लड़की को जानता हूं जिससे तुम मिले थे। आई नो द गर्ल, गर्ल नाउन हुआ बेटा, हां, इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? ये बन रही है whom you met, जिससे तुम मिले थे। अब देखो बेटा, ये वर्ब है, कौन मिले? तुम, तो ये सब्जेक्ट हुआ। किससे मिले? लड़की से, लड़की यानी कि हूं, तो ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। इसलिए बेटा देखो, जब सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो हूं, और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हूं। इसका मतलब ये है बेटा, जो रिलेटिव क्लॉज बनेगी उस रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो बेटा वो जरूरी नहीं है उस नाउन को सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करे, हो सकता है उस नाउन को वो ऑब्जेक्ट बनाकर भी रिलेट करते हैं। इन रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? जो, जिसका, जिन्हें, जिसको, इस टाइप से मीनिंग आते हैं। तो मैं उस लड़की को जानता हूं जिससे तुम मिले थे, ये फर्क होता है बेटा दोनों। ये नाउन हो या हर लिख दो, यहाँ आई नो हर, whom you met, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब डेफिनेशन बढ़ती जा रही है ना। अब डेफिनेशन क्या बढ़ गई? देखो बेटा दोबारा से, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को अगली क्लॉज से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर रिलेट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को अगली रिलेटिव क्लॉज से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर रिलेट करते हैं। बनी ना बात पाजी? बताओ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को एक अगली क्लॉज से, रिलेटिव क्लॉज से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर रिलेट करते हैं, और एक सेपरेट क्लॉज बनाते हैं रिलेटिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव क्लॉज का काम करते हैं। और इस डेफिनेशन को लिखवाऊंगा अभी बेटा मैं डायग्राम के थ्रू। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में? दूसरी बात, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, दोनों सब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे सुनिए दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट। अब सपोज मैं आपको बोलूं रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, दोनों का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो रिलेटिव जो अपने प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, आसान होगा जी, तीनों कॉन्सेप्ट कॉपी हुए बेटा की बात है। चौथा कॉन्सेप्ट अगले पेज पे करा दूं। अब चौथे कॉन्सेप्ट की बात है, आगे तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बाजी, पक्का? चलो बड़ी खुशी हुई आपको पढ़ा के। अगले कॉन्सेप्ट, अब रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे वो कैसे हम डिसाइड करते हैं? अभी बात यहां से सुनिए, जो हम अभी मैं कह रहा था ना आपको, हाँ एक शब्द मैंने यूज किया एंटीसीडेंट। आप बोलोगे जयदीप सर ये एंटीसीडेंट क्या होता है? बेटा आपकी वोकैब भी तैयार हो जाएगी। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववाचक। पूर्ववाचक मतलब पहले आने वाला। अगर मैं यहां खड़ा हूं और मेरे से पहले कोई है तो वो एंटीसीडेंट है। तो इस अंग्रेजी को याद रखना। पेपर में पता है क्या पूछ लिया था? बताओ रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है। अब बच्चे को एंटीसीडेंट का मीनिंग नहीं पता था तो मुझे हर चीज करानी है जो एग्जाम में पूछी जाए। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इस हु का एंटीसीडेंट कौन है? द बॉय। इस हु का एंटीसीडेंट कौन है? हिम। इस हुम का एंटीसीडेंट कौन है? द गर्ल। एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन, उसको बोलते हैं पूर्ववाचक, एंटीसीडेंट होता है। तो आपने क्या देखा, ये जो एंटीसीडेंट है, ठीक है, एंटीसीडेंट है, तो ये एंटीसीडेंट यहां क्या होता है? ये है जी नाउन और ये है जी प्रोनाउन, है ना? अभी भी तो पता था जो ये नाउन या प्रोनाउन होता है इस एंटीसीडेंट के, हाँ तुरंत बाद, इस एंटीसीडेंट के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर, इसके तुरंत बाद आप क्या लिख देते हो? रिलेटिव प्रोनाउन। तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिख देते हो। कहां लिख देते हो? तुरंत बाद, पहली चीज। दूसरी बेटा ये एंटीसीडेंट अपने आप में क्या हो सकता है? सर ये तो सिंगुलर भी हो सकता है और ये तो प्लूरल भी हो सकता है कि नहीं बेटा? वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। अब मैं दो बातें आपको यहां पर समझाऊं। बेटा अब चल गया? ठीक है जी, चलो भाई अब चल रहा है। अब आपको सबको लाइव दिख गया होगा। चलो तो एक बार वापसी में कौन से बता देता हूं मैं क्या बता रहा था बेटा। मैं आपको सिंपल ये कह रहा था कि जो एंटीसीडेंट होता है जैसा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन वैसा ही होगा। तो ये सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट होगा। अगर बेटा एक लड़का है तो इज, ज्यादा है तो आर, अगर आई है तो एम। सिंपल सी बात ये थी बेटा, आपने कॉपी कर लिया होगा तीन एग्जाम्पल। अब मैं आपको दूसरी बात सिखाता हूं। एंटीसीडेंट जो होगा बेटा उसके जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन आए, जस्ट आफ्टर। तो रिलेटिव प्रोनाउन कहा जो एंटीसीडेंट होगा उसके जस्ट आफ्टर आएगा। इसके एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूं, तीन एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, चौथा एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा द बॉय नोज द गर्ल, वो लड़का उस लड़की को जानता है, ठीक है, वो लड़का उस लड़की को जानता है हु इज अ टीचर या हु इज अ प्लेयर, जो एक प्लेयर। वो लड़का उस लड़की को जानता है जो एक प्लेयर। तो यहां कौन है प्लेयर? वो लड़की है बेटा, ठीक है। या चलो और आसान करते हैं, हु हेल्प्स द पुअर, जो गरीबों की मदद करती है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कौन गरीबों की मदद करती है? वो लड़की। क्यों? क्योंकि ये है मेरे बच्चे रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में डब्बा लगाना सीखो। अगर ये रिलेटिव क्लॉज है मेरे बच्चे तो सिंपल सी बात हुई, ये जो लड़की यहां नाउन है ये रिलेटिव क्लॉज इसके लिए आई है, ये रिलेटिव क्लॉज इसके लिए आई है। इसका मतलब ये जो एडजेक्टिव है ये लड़की का है बेटा, ये एडजेक्टिव लड़की का एडजेक्टिव है। आई नो द बॉय नोज द गर्ल हु हेल्प्स द पुअर, वो लड़का जानता है उस लड़की को जो गरीबों की मदद करती है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बाद आएगा उसी का हो जाएगा। अगर एग्जामिनर यूं दे बेटा द बॉय, हाँ, हु हेल्प्स द पुअर, अगर इसके बाद लिख दे एडजेक्टिव हु हेल्प्स द पुअर, हाँ, अगर ऐसा लिख दे बेटा, अगर ऐसा लिख दे, तो अगर ऐसा लिख देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां द बॉय नाउन है, हाँ, ये इसका एडजेक्टिव बन गया। मतलब ये रिलेटिव क्लॉज अब किसके लिए आई? इस लड़के के लिए आई, क्योंकि आपने वर्ब को पीछे किसका दिया? हाँ, इसको पहले लिख दिया। लड़का जो मदद करता है गरीबों की जानता है इस लड़की को। तो पूरी की पूरी कहानी पलट गई यहां पर, पूरी की पूरी कहानी पलट गई यहां पर। वो चीज मैं आपको कह रहा हूं। अरे ऑटो रिफ्रेश लगा दीपक, ठीक है बेटा। तो ये है बेटा यहां पर बात। तो ये इसके लिए तो पेपर में कौन सा सही? अरे दोनों सही है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है बेटा, दोनों ही सही है और दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। आसान है काम भाई। वो लड़का जानता है उस लड़की को जो गरीबों की मदद करती है, वो लड़का जो गरीबों की मदद करता है जानता है उस लड़की को। तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट अपने हिसाब से मीनिंग है, बट दोनों ही अपनी जगह सही है बेटा, दोनों ही अपनी जगह सही। काम सुना आसान, बहुत अच्छा। तो ये चीज आपने यहां पर अंडरस्टैंड करके चलनी है बेटा। इसलिए मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आएगा उसके तुरंत बाद आएगा, पहली चीज। दूसरा जैसा वो होगा उसी के हिसाब से वो वर्ब ले लेगा। लेकिन बेटा एक राज की बात है, अगर पेपर में कुछ उल्टा उल्टा दे, जैसे यहां ऐसा दे दे, मैंने बोला ऐसा करते हैं, द थीफ was punished, stolen a watch। अब आएगा बेटा मजा। मुझे बताओ इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? मुझे बताओ इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? मुझे बताइए इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? कौन सी इसमें रिलेटिव क्लॉज? द थीफ वाज पनिश्ड हु हैड स्टोलन अ वॉच। आप बोलोगे सर हु हैड स्टोलन अ वॉच रिलेटिव क्लॉज, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगी। वेरी गुड बेटा, रिलेटिव क्लॉज तो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ये एडजेक्टिव किसका बनेगी बेटा?
ये एडजेक्टिव चोर का बनेगी बच्चे, ये तो एडजेक्टिव चोर का बनेगी। इसका मतलब ये चोर जो है ये इसका एंटीसीडेंट ये होगा, तो ये तो इसके बाद आनी थी, लिख दिया तुमने पनिश के बाद, तो गलत हुआ। इसका मतलब पेपर में एरर कहां, यहां एरर। किसको उठा के लाओगे, पूरे परिवार को उठा के यहां पटको। अब इसको ठीक करके लिखो बेटा, इसको ठीक करके आप लिखोगे द थीफ हु हैड स्टोलन अ वॉच वाज पनिश्ड। बेटा अब आएगा मजा भाई, जिसका वो एडजेक्टिव है उसके तुरंत बाद आएगा, जहां तुम्हारा मन वहां मत लिख देना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चोर पनिश किया था, जिसने घड़ी चुराई, जिसने क्या, वर्ब ने घड़ी चुराई थी, वर्ब ने घड़ी नहीं चुराई, उसने चुराई थी। तो बेटा ऐसे एरर आएंगे पेपर में, आपको उड़ा देना इनको। एक और दूं, देखो मैंने बोला बेटा द पेंटर, ठीक है, हाँ द पेंटर पेंटेड द चेयर, हाँ हु इज रोहन्स फ्रेंड। अब देखो सारा अनर्थ हो गया। क्या सेंटेंस सही है, गलत है। कैसे, उस पेंटर ने पेंट की थी वो कुर्सी। रिलेटिव क्लॉज कौन सी है बेटा, ये रिलेटिव क्लॉज किसका काम करेगी, एडजेक्टिव। किसका एडजेक्टिव है, कुर्सी का। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा पेंटर ने पेंट की थी वो कुर्सी जो है रोहन की दोस्त। कुर्सी रोहन की दोस्त है, वो पेंटर रोहन का दोस्त होगा। पेंटर होगा, पेपर में एरर कहां, यहां तो खाली हु उठेगा, सारा उठेगा, सारा उठेगा, पूरा एडजेक्टिव उठेगा और आगे शिफ्ट होगा बेटा। तो ये बनेगा आंसर द पेंटर, हाँ हु इज रोहन्स फ्रेंड, हाँ पेंटेड द चेयर, बेटा ये बनेगा इसमें। चलिए अब मैं फाइनली कह सकता हूं आपको रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ आ गई। अब मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन की आपको डेफिनेशन और इसका इंट्रो समझ आ गया। अब करेंगे इनको अलग अलग, हु का क्या यूज है, हुम का क्या यूज है, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, इनको अब अलग अलग समझेंगे। आया मजा। कर लो इसको फटाक से। अब मैं इसकी फाइनल डेफिनेशन का एक चार्ट बनाऊंगा आपके लिए, और बेटा सारा चार्ट आपको समझ आ जाएगा। डायनामिक चार्ट क्या, अगर रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करें तो। अच्छा ऐसे ही देखो बेटा, इसमें ये भी देख सकते हो एक एग्जांपल। अगर मैं बोलूं ही इज, आठवां एग्जांपल, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आवर क्रिकेट टीम। तो कई बार बच्चा फालतू का दिमाग उड़ा देता है बेटा, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आवर क्रिकेट टीम। बच्चा कहता है सर हु हैज बीन सिलेक्टेड कर दो, मेरा पागल हो गया। बेटा जी देखो ये लड़का एक है उन प्लेयर्स में से जो, तो इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है, ये है रिलेटिव क्लॉज कौन सी बेटा, यहां से ये। अच्छा ये किसके लिए आई मेरे दोस्त, प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट ये होगा नाउन, हाँ जो कि क्या है प्लूरल। तो बेटा प्लूरल है तो ये भी क्या हुआ प्लूरल, तो क्या आएगा है, तो ये नो एरर है बेटा, हैज मत कर देना, हैज मत कर देना। तो ये क्या मीनिंग है इसका, ये बंदा उन प्लेयर्स में से एक है जो प्लेयर्स हमारी क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे प्लेयर क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उन प्लेयर्स में से ये एक है, ये मीनिंग है इसका। समझ आई बात, तो यहां हैज मत कर देना, यहां हैव सही है बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। ये चीज आपको समझनी है अच्छे तरीके से। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अब इसकी फुल एंड फाइनल आपको एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इसके नीचे, ठीक है, इसका फाइनल कॉन्सेप्ट करके पूरी फुल डेफिनेशन देखो बेटा। मैंने आपको ये कहा आपको एक एंटीसीडेंट दिखाई देता है, ठीक है, जो एंटीसीडेंट अपने आप में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वेरी गुड, जो एंटीसीडेंट अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है, वेरी गुड। इस एंटीसीडेंट के आपको बाद यानी कि जस्ट आफ्टर, यानी कि जस्ट आफ्टर आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई देता है, वेरी गुड। ये रिलेटिव प्रोनाउन आगे जो भी होगा, हाँ उसके लिए या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आपको रिलेटिव क्लॉज से पहचानना है। हाँ, और ऐसे में जो रिलेटिव क्लॉज, जो क्लॉज बनेगी वो रिलेटिव क्लॉज होगी, और जो रिलेटिव क्लॉज अपने आप में आप कह सकते हो एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेगी, है ना बेटा। और अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट ये सिंगुलर या प्लूरल होगा, सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। ये लो बेटा, ये फाइनल डेफिनेशन लिखवा दी। मेरे बच्चे इसकी डेफिनेशन किताबी लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा मैं, अब मेरे पास पढ़ने आए हो सीखने के लिए, और पढ़ लेते। हमने ऐसे सीखना है चीजों को। तो क्या सीखा, रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाउन या प्रोनाउन से जस्ट बाद आकर रिलेटिव क्लॉज बनाता है, जिसमें वो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। तो पूरी डेफिनेशन इतने बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में आई थी। इससे एक बात और साबित हुई, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन तब यूज होगा जब मिनिमम सेंटेंस में दो क्लॉज होंगी। अगर सेंटेंस में एक ही क्लॉज हुई तो रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा होगा, क्यों भाई, अरे ये कंजंक्शन का काम भी तो करता है, इसको हम रिलेटिव कंजंक्शन भी तो कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप चाहें तो एक और कॉन्सेप्ट लिख के चल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हाँ को बेटा हम रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। अरे भाई साहब इसका मतलब सेंटेंस में, हाँ सेंटेंस में दो या ज्यादा क्लॉजेस होंगी, हालांकि दो या तीन होते हैं बेटा, तीन से ज्यादा तो नहीं होती। अब मैं सिखाऊंगा भी दो तीन के एग्जांपल। एक ही में जैसे ये थोड़ा हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया ही, हाँ हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, खत्म। मतलब है पागल हो गए हो तो हु क्यों लगा रहे हो, डायरेक्ट बोलो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ओनली वन क्लॉज, ही हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, पागल हो गए हो, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो बेटा ये तब आएगा, देखो दो बातें, एक बात दूसरी बात, एक बात दूसरी बात। तो हु इज रोहन्स फ्रेंड एक बात, और द पेंटर पेंटेड द चेयर। तो सब्जेक्ट के बाद भी एडजेक्टिव आएगा तो उसकी मेन वर्ब पीछे भाग जाएगी। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब कहां भाग गई, मतलब एडजेक्टिव आ गया ना, मेन वर्ब इधर भाग गई। तो तुरंत पेपर में रिलेटिव क्लॉज पहचान लो, रिलेटिव क्लॉज को हटा के देखो एक क्लॉज बची। जैसे मेरे बच्चे मैंने ये रिलेटिव क्लॉज हटा दी, हाँ देखो एक क्लॉज बची, द पेंटर पेंटेड द चेयर।
तो ये ध्यान रखना। करो बेटा, ओके। बच्चा कह रहा है हिंदी में बता दो। हिंदी में भाई साहब फारसी बोला क्या मैंने भी? सारा तो हिंदी में बता दिया। वाह मेरे शेर वाह, कोई किसी के लिए कुछ भी कर ले, साला कम पड़ ही जाता है। कितना ही अच्छे तरीके से बता दो, ये बुद्धू नहीं है, गड़बड़ करेंगे। तो बेटा ये है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक एक करके मेरे बच्चे हमने सारे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने। क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ सर हम तैयार हैं। हेलो, अब आवाज आई बेटा? तो मैंने कहा इतनी दिमाग में आपकी बात बैठ गई, आपने कॉपी कर लिया सारा रिलेटिव प्रोनाउन का आपने इंट्रो, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बेटा समझ लिया। अब मजा आएगा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने में। सो हमारे पास बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं बेटा, उन सारे रिलेटिव प्रोनाउंस को हमने खत्म करना है। तो दोबारा से आप रिलेटिव प्रोनाउंस लिखोगे और उन रिलेटिव प्रोनाउंस को खत्म करने, अभी तक बेटा मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव कंजंक्शन क्यों है क्या है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट से समझा दिया और इन सबको जोड़कर इनकी फाइनल डेफिनेशन दी। अब हम एक एक करके सारे रिलेटिव प्रोनाउंस को बेटा पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो होता है बेटा यूज ऑफ हु रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा। जो यूज ऑफ हु होता है वो तीन तरीके से काम करता है, तीन तरीके से काम करता है। सबसे पहला तरीका केस वन, तीन तरीके से काम करेगा बेटा। सबसे पहली बात तो ये बेटा पीपल के लिए आएगा, फॉर पीपल मतलब फॉर पर्सन। हु जो है मेरे बच्चे फॉर पर्सन, पर्सन के लिए आता है, एनिमल के लिए नहीं आता है, थिंग के लिए नहीं आता है, ठीक है। ये चीज अब आप हाथी के लिए हु लगाओगे नहीं लगाओगे, बाद में पढ़ेंगे उसको। कुर्सी के लिए हु नहीं आएगा बेटा, कुर्सी के लिए बेचाए तो जानवर के लिए थिंग्स के लिए बेचाता है, तो इंसान होता है बेटा उसके लिए हु आता है। पहली बात, एक बात याद रखना, ये कॉमन चीज। दूसरी अब देखते हैं एक बार जो हु होता है बेटा उसकी खासियत होगी। मैं यहां पर करा रहा हूं टू क्लॉजेस। जो हु है वो दो क्लॉजेस में यूज होगा। अगर वो टू क्लॉजेस में यूज होगा ना बेटा तो आपके पास क्या होगी, एक मेन क्लॉज होगी, एक मेन क्लॉज होगी ऑब्वियसली बात है, और प्लस एक रिलेटिव क्लॉज होगी, है ना। साथ साथ कॉपी करना बेटा, एक रिलेटिव क्लॉज होगी बेटा। उस रिलेटिव क्लॉज में आपको हु दिखाई देगा, हाँ, प्लस में आपको वर्ब दिखाई देगी, प्लस आगे जो भी कहानी है, सिंपल। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि हु यहां पर सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। बोलो भारत माता की। इसका मतलब हु सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा बेटा। ये आराम से आपको फंक्शन समझा दूंगा, इतना आसान कर दूंगा इसको, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिएगा और साथ साथ सीखते चलिए, आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या, अरे अब तक इतने सारे एग्जांपल देखे तो सही आपने, जैसे मैंने बोल दिया अभी आपको द बॉय, हाँ, हु इज माय फ्रेंड, द बॉय हु इज माय फ्रेंड, हाँ, विल पेंट दिस चेयर। इस कुर्सी को पेंट करेगा, लड़का जो मेरा दोस्त है इस कुर्सी को पेंट करेगा। सबसे पहले अपना एक असूल बना लेना बेटा, सेंटेंस से रिलेटिव क्लोज निकालो। सेंटेंस से रिलेटिव क्लोज निकालोगे, सेंटेंस से रिलेटिव क्लोज निकालोगे तो आप ये निकाल दोगे हु इज माय फ्रेंड, द बॉय हु इज माय फ्रेंड, निकल गए, डन गए, निकल गए। तो ये क्या है, रिलेटिव क्लोज। अगर इस रिलेटिव क्लोज को बोलूं तो एडजेक्टिव भी तो है बेटा, बेटा रिलेटिव क्लोज मेरे बच्चे एडजेक्टिव भी तो है, इसको हटा सब्जेक्ट है। अरे इसकी वर्ब पीछे भाग गई ना सर, पीछे क्यों भाग गई इसकी वर्ब, क्योंकि मेरे बच्चे एडजेक्टिव बीच में कूद पड़ा ना, इसको हटा के देखो, देखो बस, द बॉय विल पेंट दिस चेयर, कौन सा लड़का ये। अब इस बात को पीछे लिख दूंगा तो एरर नहीं हो जाएगा बेटा, लड़की, ठीक है, वेरी गुड। तो लड़का जो मेरा दोस्त है इस कुर्सी को पेंट करेगा, तो एडजेक्टिव। हु किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, सर आपने कहा, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने बोल दिया बेटा आई नो द प्लेयर, मैं उस प्लेयर को जानता हूं, हु हैज बीन सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट किया गया, तो जो प्लेयर सिलेक्ट किया गया है प्लेयर को जानता हूं, है ना। तो अभी यहां पर क्या आ गया बेटा, हु अपने आप में जुड़ गया। ये जो प्लेयर है मेरे बच्चे ये नाउन हुआ, और इस नाउन के लिए अब इस रिलेटिव क्लॉज में ध्यान से देखोगे तो हु क्या है बेटा, सब्जेक्ट, कहानी हुई खत्म। तो पहला फंक्शन आपको हु का समझ आया, सब्जेक्ट। अगर पेपर में यहां होम देगा तो एरर हो जाएगा, वो बात की बात है। पहला फंक्शन समझ आया। अब मैं दूसरा बताता हूं, पहले आप इसे कॉपी करें, है कि नहीं। आसान फंक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बेटा इसके दूसरे फंक्शन में इंटरेस्टिंग चीज होगी। कॉपी करो आप यहां तक।
ठीक है बेटा, आई अब देखते हैं इसका नेक्स्ट काम। तो ये तो आपने देखी बेटा, दो बातों को कैसे जोड़ोगे, लेकिन वो तीन बातों को भी जोड़ता है बेटा। अब तीन बातों को कैसे जोड़ता है, केस नंबर 2। पता है क्या होगा आपके पास, आपको एक मेन क्लॉज दिखाई देगी, एक मेन क्लॉज दिखाई देगी, उसके बाद बेटा आपको रिलेटिव क्लॉज दिखाई देगी, इसका मतलब हु दिखाई देगा, प्लस में आपको एक वर्ब दिखाई देगी, और हो सकता है आगे कुछ काम धंधा दिखाई दे। फिर पता है क्या सीन होगा बेटा, आपको एक कॉमा नजर आएगा और आपको एक और वर्ब नजर आएगी फिर आगे आपको कुछ नजर आएगा। अब बोलो जल्दी तो तीन तीन बातें हो गई, बिल्कुल बेटा, लेकिन इसमें हुई क्या कहानी, मेन तो यही है। एक बात तो ये है, हाँ, और एक बात ये है। अब आप ये बोलोगे सर मुझे एक बात बताओ जल्दी सर, इसका सब्जेक्ट कौन है, मैंने बोला, और इसका सब्जेक्ट कौन है, मैंने बोला यही लौंडा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये इसका यही सब्जेक्ट है, वेरी गुड। और मेरे बच्चे इसका भी यही सब्जेक्ट है, मतलब वही एक बंदा है जो दो बार सब्जेक्ट बन रहा होगा। इसका मतलब वो क्या हो गया बेटा, कॉमन सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए भी सब्जेक्ट, उसके लिए भी सब्जेक्ट। तो वो दो दो बार सब्जेक्ट का काम कर रहा, दो दो बार वो सब्जेक्ट का काम कर रहा। समझ में आएगी, दिमाग दौड़ा कि नहीं, कमेंट फिर रुके है कि नहीं बेटा। तो वो एक नहीं कितनी बार काम कर रहा होगा, वो दो बार सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, बस तीन बातें जुड़ जाएंगी। डन। देखो अब अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूंगा बेटा, दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेयर, ये वो प्लेयर है, दिस इज द प्लेयर, हाँ, हु रन्स फास्ट विल हेल्प यू। ये वो प्लेयर है जो तेज दौड़ता है, तुम्हारी मदद करेगा। ये वो प्लेयर है जो तेज दौड़ता है, तुम्हारी मदद कर देगा। तो कई बार पेपर में कोमा भी नहीं देगा, क्योंकि कोमा हिंट होता है, पेपर में कोमा भी नहीं देगा, हिंट होता है, ऐसे दे देगा, ये वो प्लेयर है जो तेज दौड़ता है, तुम्हारी मदद करेगा। यही हो सकता है बेटा, मैं कहता दिस इज द प्लेयर हु रन्स फास्ट एंड ही विल हेल्प यू, अलग से भी दे सकता था, उसी बात को शॉर्टकट में लिखा दिया। अब आप बोलोगे देखो जल्दी चल, आप मेन क्लॉज पहचान लिए पेपर में, वेरी गुड। अब आप कहोगे सर ये है रिलेटिव क्लॉज, मैंने बोला बेटा इस रिलेटिव क्लॉज में भी दो दो रिलेटिव क्लॉज है, एक तो हु रन्स फास्ट एक रिलेटिव क्लॉज, और एक हु विल हेल्प यू दूसरा। तो जरूरी नहीं है मेरे बच्चे पेपर में यहां वो कोमा टका, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, और पेपर में चीजें आती है। अब मैंने चीज करवाई थी, क्या थी वो याद आने दो, मेंस की मैंने क्लास ली थी ना यूट्यूब पे, पहली क्लास मेंस के बैच की, मतलब प्रैक्टिस कराई थी बेटा, ऑब्वियसली बात है, ये तो है नहीं कि चांस सितारे आएंगे मेंस के बैच में ज्वाइन करने। मेंस का बैच उन बच्चों के लिए होता है बेटा जो और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए होता है जो और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रैक्टिस कराते रहो, पेपर होते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहो, सिंपल। तो कॉन्सेप्ट कोई नहीं ला सकता बेटा, इनको एक बार जब बस ऐसे आप 100 सेंटेंस लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ गया यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल। तो जैसे जो भी कहानी आप लिख रहे हो उसको लिख लीजिए, उसको देख लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हुआ ये कहानी बन जाएगी, बस सिंपल। अब आगे सुनिएगा, केस नंबर 3। तो या तो आपको हुआ ऐसे, मतलब है अब भी सब्जेक्ट बेटा, है अब भी सब्जेक्ट, बट एक बार सब्जेक्ट है, दो बार सब्जेक्ट। तो दो क्लोज में एक बार सब्जेक्ट बनेगा, तीन क्लोज में दो बार सब्जेक्ट बनेगा, समझ रहे हो। एक क्लोज में आएगा नहीं, तो दो क्लोज में हूं एक बार सब्जेक्ट बनेगा, तीन क्लोज में हूं दो बार सब्जेक्ट बनेगा। अब एक कहानी हो रहा है, देखो बेटा, सपोज करो मेन क्लोज आ गई, उसके बाद हु आया, आपने बोला जी सर देखो क्या किया, यहां पर कोई अलग सब्जेक्ट आ गया, कोई दूसरा सब्जेक्ट आ गया, ऐसे हिंदी में लिखो दूसरा सब्जेक्ट, जिनको इंग्लिश में लिखना है एनी अदर सब्जेक्ट, कोई दूसरा सब्जेक्ट आ गया, एनी अदर सब्जेक्ट लिख लेना, जिसको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, और जिसको हिंदी में लिखना दूसरा सब्जेक्ट लिखो। हाँ वर्ब आ गई पूरी। आप बोलोगे हाँ जयदीप सर ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। आपने बोला सर अगर मैं इस क्लॉज को देखूंगा जयदीप सर ये तो सब बर्बाद हो गया, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब भाई तो ऑब्जेक्ट हो गए, भाई तो ऑब्जेक्ट हो गए बेटा, ये क्या बन गया, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। तो सर आपने कहा तो सब्जेक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब एरो ऐसे लगाना, ये वर्ब तो इस सब्जेक्ट के लिए हो गई, सर ये तो ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे बेटा ध्यान से सुनना, अब चमत्कार क्या होगा, जैसे मैं ये बोल दूं बेटा दिस इज द प्लेयर, ये वो प्लेयर है, हाँ, हु दे से, जिसे वे कहते हैं, हु दे से, जिसे वे कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये बात बन गई यहां पर, दिस इज द प्लेयर, ये वो प्लेयर है, हु दे से, जिसे वे कहते हैं, ठीक है। अब जरा बात को ध्यान से समझो बेटा, ये वर्ब है, हाँ, अच्छा ये वर्ब किसकी बेटा, सब्जेक्ट की, ये तो बेचारा ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, जिसे वे कहते हैं। ये तो गलत है सर, हुआ आएगा नहीं फिर यहां, तो बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, गलत है। लेकिन एग्जामिनर ने एक चाल खेली, पता है क्या, आगे बात बढ़ा दी, कहता दिस इज द प्लेयर, ये मेन क्लोज हुई, सर ये तो दो क्लोज है, और ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, गलत हो गया सर, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया बेटा, बिल्कुल। लेकिन एग्जामिनर ने क्या चाल खेली, इस बात को आगे बढ़ा दिया, बोला रन्स फास्ट, ओ या तो कोमा लगाएगा या कोमा भी नहीं लगाएगा, कोमा हिंट होती है बेटा, स्किप मार देगा। अब देखो कहानी पलट गई, दिस इज द प्लेयर, ये वो प्लेयर है जिसे वे कहते हैं तेज दौड़ता है। अब तेज कौन दौड़ता है, प्लेयर, इसका मतलब बेटा अब ये हु ने चाल खेली, यहां तो ऑब्जेक्ट था और एग्जामिनर ने आगे एक और सेपरेट वर्ब दे दी बेटा, जिस वर्ब का इसे क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ओले भाई, मतलब दो नहीं आएगा, तीन, तो हु रन्स फास्ट, लेकिन उसने इसे शॉर्टकट क्या दिया, दिस इज द प्लेयर हु दे से रन्स फास्ट। इसका मतलब बेटा इस रन्स फास्ट का, इस रन वर्ब का ये हु क्या है, सब्जेक्ट, यहां क्या है, ऑब्जेक्ट, उधर सब्जेक्ट। तो कोई रॉकेट साइंस तो यहां भी नहीं, तो ये भी तीन क्लोज में। तो बेटा क्या सीखा, अगर हु दो क्लोज में है तो एक बार सब्जेक्ट, अगर हु तीन क्लोज में है तो दो बार सब्जेक्ट, या एक बार ऑब्जेक्ट एक बार सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट जरूर होगा, सब्जेक्ट जरूर बनेगा बेटा, अदरवाइज तो हु आएगा, हु पढ़ाऊंगा। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं, देखो बेटा इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं, हु सब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हु ऑब्जेक्ट, पहली वाली क्लोज में सब्जेक्ट, ये काम कर रहा है बेटा। अगर आप आपके अलावा कोई नहीं समझ पाएगा क्या इशारे, कॉपी करके छोड़, पता चल भाई। तो बेटा पेपर में एरर कैसे आएंगे, पेपर में पता है कैसे एरर आएंगे, हर जगह हूं लिख दो, यहां हूं लिख दो काट दो, यहां हूं लिख दो काट दो, यहां हूं लिख दो काट दो, ये एरर पेपर में यार, मतलब ये सारे काम हूं करेगा, अगर यहां पेपर में हूं आएगा एरर ही आएंगे बेटा। अब मैं आपको यूज ऑफ हूं समझाऊंगा, तो आप बोलोगे सर हूं कहां आएगा, सिर्फ एक जगह, जहां वो सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा और कुछ, तो एरर ही आएंगे। अब आप सोचोगे एरर कैसे आएंगे, हाँ यहां हूं लिख दो काट दो, क्यों, क्योंकि हूं सब्जेक्ट का काम करेगा नहीं, यहां हूं लिख दो काट दो, भाई ये एरर और क्या चाहते हो तुम, एरर ही है, तो लिख के काट दो या दिमाग में लगाएगा। सर पता कैसे करूं, क्यों, क्वेश्चन पूछने में भी हो सकता है सर, पता कैसे क्वेश्चन पूछने में, हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है बेटा, वो आगे पढ़ाऊंगा, क्या नाम है रिकी, वो आगे आएगा मेरे बच्चे, ठीक है।
सुहाना सफर और ये मौसम ला 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 ला। ठीक है जी महानुभाव। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब होम देख लेते हैं बेटा, बहुत यूज ऑफ होम क्या फर्क पड़ा, कोई भी नहीं। ये भी बेटा किसके लिए, होम रिलेटिव प्रोनाउन। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं बेटा, बाद में पढ़ेंगे, पहले रिलेटिव प्रोनाउन खत्म करेंगे। किसके लिए यूज होगा, आपने बोला सर पर्सन, वही ना फॉर पर्सन, ठीक है। और एक और कहानी क्या है बेटा, ओनली एज एन ऑब्जेक्ट, बस मतलब आपको एक मेन क्लॉज दिखाई देगी बेटा, आपने बोला ओके सर, आपको होम नजर आएगा, ओके सर, आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट, अनदर सब्जेक्ट, आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट नजर आएगा, उसी के लिए वर्ब नजर आएगी, ठीक है। आगे कहा, इसका मतलब इस वर्ब का ये सब्जेक्ट होगा, उस वर्ब के ऑब्जेक्ट, ये है कहानी, समझ आया, ये है कहानी। तो अब ये जो रिलेटिव क्लॉज है, बस तो ये दो रिलेटिव क्लॉज में दिखाई देगा, बस आप, बस ये रिलेटिव क्लॉज बनेगी। तो बेचारा क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट। जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला आई नो द बॉय, एक क्लॉज होगी बेटा, आई नो द बॉय, हाँ, whom they met, कहानी खत्म, बस। अब इसमें रिलेटिव कौन सी है, ये रही। लेकिन बेटा अब इसमें देखो, आई नो द बॉय, मेन क्लॉज, मैं उस लड़के को जानता हूं, मेन क्लॉज, हाँ। और अब whom they met, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, वे मिले थे किससे, लड़के लड़के यानी होम से, तो ऑब्जेक्ट, खत्म कहानी। अब यहां पेपर में हु दे देगा, अबे पागला हो गया, हु क्यों आएगा भैया, क्योंकि हु ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, वो सब्जेक्ट का भी काम करता है। ऑब्जेक्ट का काम हु करेगा, लेकिन जब सब्जेक्ट का भी काम करे। अब इसमें तीसरी बात ही नहीं लिखी तुमने, जिसमें सब्जेक्ट बना दो। यहां हमने चाल क्या खेली थी बेटा, हमने इसे ऑब्जेक्ट तो बनाया, लेकिन फिर सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन यहां नहीं, तो खाली ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, बस इतना दो कोड़ी का काम है उनका, और कोई काम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं बोलूं दिस इज द गर्ल, हाँ, दिस इज द गर्ल हु दे नो। अब सोचो क्या सेंटेंस सही है, अरे गलत है सरासर, कैसे गलत है बेटा, देखो दिस इज द गर्ल मेन क्लॉज हुई, ये रिलेटिव क्लॉज हुई हु दे नो, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, वे जानते हैं किसको, लड़की लड़की यानी होम, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के, तो क्या आ गया बेटा, एरर, कैच, समझे। तो आसान है बेटा, बहुत ही आसान। तो आई नो द बॉय whom they met, दिस इज द गर्ल whom they know, कॉपी कर लो, तो whom और ज्यादा आसान, ठीक है। अब एक डेरिवेशन समझाता हूं मैं आपको, यहीं पे नोट करें, आप उसे बाद में कॉपी करोगे, मतलब इसके नीचे डेरिवेशन। डेरिवेशन क्यों पढ़ा रहे हो जयदीप सर, मेरे बच्चे में इसलिए पढ़ा रहा हूं, कई मेरे बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट पहले क्यों आया। आप अभी नहीं सोचोगे, लेकिन शाम को जब खाना खाते खाते सोचोगे, कई बार ऐसा होता है ना यार, वो ऐसा क्यों है। मैं डेरिवेशन बताता हूं ये कैसे बने, देखो बेटा, सपोज करो मैं एक एग्जांपल ऐसे लिख दूं, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय एंड ही इज, मैं उस लड़के को जानता हूं और वो वहां जाने के लिए तैयार, ठीक है बेटा। देखो समझो, आई नो द बॉय एंड ही इज रेडी टू गो देयर, सेंटेंस ऐसे भी तो बोला जा सकता है, आई नो द बॉय एंड ही इज रेडी टू गो, लाया जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, कहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो तेरे को नहीं लग रहा है इनकी जगह हु लगा दो, ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई नो द बॉय हु इज रेडी टू गो देयर। तो ये शॉर्टकट बने हैं मेरे बच्चे, ये शॉर्टकट बने हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ऐसे, आई नो द बॉय हु इज रेडी टू गो देयर, सो आई नो द बॉय हु इज रेडी। तो इस हु किस किस को खा गया, ये एंड कंजंक्शन को खा गया, ही को खा गया। इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन का काम करता है, क्योंकि अगर उनको बिखेरोगे तो ऐसा कुछ पैदा हो जाएगा। आई नो द बॉय एंड ही इज रेडी टू हेल्प यू, आई नो द बॉय हु इज रेडी टू हेल्प यू, दोनों बातों का सही मतलब है। बोलो महात्मा जी, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड हु की डेरिवेशन समझा दी, अब होम की डेरिवेशन समझा। सपोज करो मैं इसी को ड्राइव करा दूं बेटा, इसी को डेरिवेशन पे समझा दूं, समझा दूं, डन है। देखो मैंने ये बोला, ये वो लड़का है जिसकी मैं मदद करता हूं, सपोज मैं ये बोला, मैंने एक सेंटेंस बोला बेटा, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय एंड, हाँ, आई हेल्प हिम, दिस इज द बॉय एंड आई हेल्प हिम, दिस इज द बॉय एंड आई हेल्प हिम, ऐसा बोला मैंने। अब सोचिएगा मेरे बच्चे, दिस इज द बॉय, एंड क्या हुआ, कंजंक्शन। अब मेरे बच्चे हेल्प का क्या है, ऑब्जेक्ट, और क्या है, प्रोनाउन। तो मेरे पुत्र गलती हो गई क्या, देखो मतलब गड़बड़ क्या, मुझे एंड भी जोड़ना है और मुझे ये हिम भी जोड़ना है, मतलब बेटा मुझे एंड प्लस हिम करना है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कंजंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट अगर मुझे जोड़ना है तो कौन पैदा होगा, हूं। लेकिन सवाल ये पैदा, मैं हूं यहां लिखूं कि यहां लिखूं। अरे बेटा मुझे इस दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना भी तो है, तो उसे बीच में लिखना होगा, इसीलिए ये यहां से उठ के एंड के पास जाएगा, कहता है, ये कहता है चल इधर आ जा, हाँ, और जोड़ देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ के मैंने फाइनल जो सेंटेंस लिखा मेरे पुत्र, वो बना, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, हाँ, whom I help, दिस इज द बॉय whom I help, आगे था बेटा, ये है डेरिवेशन। इतना डीपली भी उतार दूंगा मैं, तो इंग्लिश में मैथ भी बना सकते हो। अब क्या हेल्प मिलेगी, अब आपको डाउट क्लियर हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्यों है, हेल्प का हूं, तो हेल्प का हूं ऑब्जेक्ट भी है और ये कंजंक्शन भी है, क्योंकि बेटा एंड और हिम है अगर तोड़ोगे तो, ठीक है, समझ आया।
प्रतिमा भाई बेटा ध्यान से पढ़ ले, ये फालतू बकवासबाजी को छोड़ दे। तू इतनी कमेंट करता है सुबह से शाम तक, बैच में इरिटेट हो गया हूं, उठा के ब्लॉक मरवा दूंगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तेरे को, बाकी बच्चों को पढ़ने दे। यहाँ कमेंट में मैं डाउट देखने जाता हूं, सर ये हो गया, सर ये हो गया, वो हो गया, बकवासबाजी में ध्यान पढ़ भी ले। अच्छा जी लिखन इसको एक कम करना सही। इसको बोलना कर, इनको शर्म ही नहीं है। माँ बाप बेचारे पैसा लगा के बैच खरीदवाते हैं, इनके कमेंट में टाइम पास खत्म नहीं होते। क्या कमेंट कर रहा है सर? अरे बेटे इनकी बकवास वाली खत्म नहीं होती। ये कर दो, ओ ये होता है ना जो नर्सरी क्लास के नहीं, ओ अच्छा सर ऐसा हो गया सर, ये हो गया सर। मेरे भाई एक बार चेहरा देख ले, है? अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देख ले, थोड़ी बहुत तो दया आएगी, थोड़ी बहुत शर्म भी आएगी तेरे को। खून पसीना एक करके बैच दिलवाया उसने, और एटलीस्ट मेरा बैच जो टीचर वाकई में दिल से पढ़ाने की कोशिश करता है, ऑनलाइन बैच को भी ऑफलाइन की तरह, थोड़ी बहुत वो आंखों की शर्म बनी रहेगी तेरे अंदर, थोड़ी बहुत वो सीख जाएगी। आप बताओ छोटे भाई। सीएचएसएल का एग्जाम आसान है बेटा, सनी बिंदास नहीं रहा, मस्त है मस्त है। पवन रजिस्टर भरने वाले 15 पेज है। चलो डन बेटा, तो ये था हु और हूं। तो अब आगे क्या पढ़ेंगे हम कल की क्लास में? हु हूं केस ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ना है कल की क्लास में, फिर यूज ऑफ विच करेंगे और बाकी चीजें आगे बढ़ेंगे। हु और हूं केस ऑफ प्रेपोजिशन, इसको कर रहे हैं जिससे कहां सेव करें इसको? प्रोनाउन सेव था फाइल या सेव तो थी, छोटू मिल गया। चलो और यूट्यूब के लिए तैयार रहिएगा। आज हो सकता है मैं 3 बजे आपकी क्लास में, वो की 3 बजे या 3 बजे